अच्छा देखो, लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशंस कर रहे थे सर, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, स्पेशली एनवायरनमेंट में बात हो रहा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। उसमें हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। एक बिजनेस करने के टाइम पे एक बिजनेसमैन को ये सब मतलब स्वॉट एनालिसिस जो है ये आपको सामना करना पड़ता है। स्ट्रेंथ का सामना, वीकनेस का सामना, अपॉर्चुनिटी का सामना, थ्रेड भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसी में मैं लास्ट पॉइंट पे डिस्कशंस किया था। उसके आगे वाला चर्चा तो आप लास्ट क्लास में हो चुका था। तो चलो, स्वॉट एनालिसिस और बाकी एनवायरमेंट, बिजनेस बनाने के लिए और क्या क्या एनवायरनमेंट जरूरी है, इसी को लेके हम लोग आज का क्लास को आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। और बहुत ही वाइटल पॉइंट है, ध्यान रखना। स्वॉट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको आपको याद भी रखना चाहिए और फॉर योर एग्जाम पर्पस एज वेल एज योर नॉलेज पर्पस बहुत ही वाइटल पॉइंट है, आपके लाइफ में भी बहुत काम आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर आराम से समझते हो तो बहुत काम का है, बड़ी काम की चीज है सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके सर, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। जब भी आप लोग ये कॉमर्शियल नॉलेज या एनवायरनमेंट का क्लास करोगे ना, बड़ा मजे से करना, ठीक है। ये एक क्लास है जिसमें आप एकदम फ्री हो सकते हो। बाकी क्लास में थोड़ा बहुत चिंता के साथ पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ये वाला क्लास में आप एकदम जनरल नॉलेज टाइप में ये क्लास को करो, ठीक है, मजा आ जाता है इस क्लास का। यस और नो, मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। यस। ये टॉपिक मच मोर जनरल नॉलेज रिलेटेड है, बिजनेस जनरल नॉलेज, जो आपका फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट अप करता है और अपने लाइफ में करियर का एक बहुत ही बड़ा एक दिशा दिखाते हैं सर, मतलब एक ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं आपको। अगर आप देख पाते हो और अगर मैं आपको दिखा पाता हूँ, ये बहुत वाइटल है। सिर्फ अकेला स्टूडेंट तो देख नहीं पाएगा, टीचर को दिखाना पड़ेगा सही रास्ता, और स्टूडेंट को भी देखना ज़रूरी है। ओके सर, शेयर हो गया स्क्रीन। चलो मैं आपको स्टडी मैट पे लेके जाता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप सबको याद है, हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली बात कर रहे थे। कंपोनेंट में आप देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें था इंटरनल एक पार्ट, एक एक्सटर्नल पार्ट। ओके, इंटरनल पार्ट में वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सब में बात करेंगे। एक्सटर्नल में भी माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में भी डिटेल्स में बात करना है। ओके, चलो सर, डिटेल्स में बात करते करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है, क्या आपको मैं फिलहाल दिखाना चाहता हूँ स्वॉट एनालिसिस का, थोड़ा सा मैं डिटेल्स में जाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर पॉइंट आप देखो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर आप पॉइंट को गौर से देखते हो, देखो एक बार, बिजनेस, ध्यान से देखो, हाँ, बोलते हैं कि ए बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन ए वैक्यूम। ओके, इट हैज टू एक्ट एंड रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस आउटसाइड द फैक्ट्री एंड विद इज विद इज द ऑफिस वर्ल्ड्स, है ना। एक बिजनेस अपने आप को ना, मतलब बस अपने हिसाब से नहीं चला सकता, उसको ना आउटसाइड मैटर, इनसाइड मैटर दोनों देखना पड़ता है। मतलब अगर वो बोलेगा नहीं, इग्नोर करो यार, बाहर क्या हो रहा है उस पे हमें क्या, हम अपना बिजनेस करते हैं, आपको क्या लगता है कि बाहर वाला फैक्टर को हटा के वो बिजनेस करा कर देगा क्या? इज इट पॉसिबल रियली? आउटसाइड द फैक्ट्री, आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, वो इग्नोर करके बिजनेस कर सकते हैं? इज इट रियली पॉसिबल? टेल मी। या फिर विद इन द ऑफिस वॉल्स, मतलब अगर बिजनेस के अंदर वाला बात मैं कर रहा हूँ, ऑफिस वॉल्स के अंदर जो हो रहा है, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ है, क्या उसको भी वो इग्नोर कर सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन? नहीं सर। विदाउट इग्नोरिंग आउटसाइड फैक्टर, विदाउट इग्नोरिंग इनसाइड फैक्टर, आप बिजनेस को नहीं चला सकते।
आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, आपको सारा का सारा फैक्टर का जानकारी जरूरी है, जरूरी है सर। एटलीस्ट आप कंट्रोल करने के लिए आपको जरूरी है। मैं आपको कुछ स्पेशल बातें कहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। These factors that happen outside the business are known as external factors or influence. These will affect the internal functions of the business and also the object of the business and its strategies. There are two major types of external, एक micro and macro. Macro में मैं डिटेल्स में बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ये बिजनेस पर्सपेक्टिव में बिजनेस का जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में आपके सामने मैंने अभी कहा, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस के साथ मैं अगर एक बार आपके लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर आप हमारे पर्सनल लाइफ में नहीं आ सकते। नहीं सर, मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में आऊंगा। जस्ट अ मिनट, आप सबको मेरा आवाज आ रहा है? सर। ओके माय स्टूडेंट्स, पर्सनल लाइफ एंड माय स्टूडेंट्स प्रोफेशनल लाइफ। ओके, माय मतलब सर मैं या मैम, ठीक है, जो भी आप समझो। हमारा स्टूडेंट का पर्सनल लाइफ क्या है और हमारा स्टूडेंट का प्रोफेशनल लाइफ क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर एनवायरनमेंट है करियर का, फ्यूचर करियर एनवायरनमेंट के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे देखो, मैं एक सिंपल सा चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये दोनों चीज, आपका पर्सनल लाइफ, आपका मतलब हमारे लिए, मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए मतलब अगर मैं आपको बिल्डअप करना चाहता हूँ, आप सबको बिल्डअप करना चाहते हैं, मैं और मैम, तो आपका जो पर्सनल लाइफ है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए, ये मैं हूँ, ठीक है, नाच रहा हूँ। आप सबको मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ एक साथ रहोगे तो भी ना होगा, अकेला मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा या मैम अकेला नहीं कर पाएंगे, वी ऑल टुगेदर मिलके कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ हमारे लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ दैट इज योर एजुकेशनल लाइफ। आप करेंटली आप क्या प्रोफेशनल हो, आप एजुकेशनल, आप एजुकेशन ले रहे हो, आप करेंटली एजुकेशन गेटर हो, ठीक है, तो आप एजुकेशन गेट कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ अभी अभी पढ़ाई है, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। एम आई राइट और नॉट सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर। थैंक यू। तो आपका पर्सनल लाइफ हमारे लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और आपका प्रोफेशनल लाइफ दैट इज योर एजुकेशनल लाइफ इज इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर अस, ठीक है। दिस इज मी एंड मैम, ओके, ये मैम है, ओके। हम दोनों बड़ा चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चे लोगों को बना पाएंगे, स्टूडेंट्स को किस तरह से लाइफ में मूव ऑन करा पाएंगे, अच्छा करियर ग्रोथ होगा, अच्छा इंसान बनेंगे। तो एज ए टीचर ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। जब होता नहीं है बड़ा चिंता होता है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, फेलियर भी होते हैं, लेकिन उसको फेलियर नहीं बोलेंगे, उसको कोशिश बोलते हैं, ठीक है। फेलियर नाम का वर्ड अच्छा नहीं लगता सर, फेलियर इज ए नेगेटिव वर्ड, हम इसको ट्राई समझते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, कहना यह चाहता हूँ कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कैसा चल रहा है, ठीक है। मैं आपका पर्सनल लाइफ में ज्यादा फोकस तो नहीं कर पाऊंगा, दिस इज फुल्ली अप टू यू, दिस इज अप टू यू, बट एटलीस्ट आप अपना पर्सनल लाइफ सही रखें, एटलीस्ट आपका पर्सनल लाइफ सही रहे, ये हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जिसका पर्सनल लाइफ सही नहीं है, वो प्रोफेशनल लाइफ को बना नहीं पाएगा। सिमिलरली, एकदम इक्विवेलेंटली, जिसका प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है, उसका पर्सनल लाइफ का फ्यूचर आगे बनेगा नहीं सर। हम लोग जो भी लाइफ में करते हैं ना, हमारे पर्सनल मैटर के लिए ही करते हैं, am I right or wrong? लेकिन पर्सनल मैटर में सक्सेस तभी आएगा, आपका पर्सनल सक्सेस तभी आएगा जब आपका प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा। आज आपका एजुकेशनल लाइफ बेहतर होगा, तो कल आपका जॉब या बिजनेस लाइफ, जो भी आप करोगे, एम्प्लॉयमेंट लाइफ आपका जो भी आप करोगे, जॉब करो, बिजनेस करो, ठीक है, आपका जो करियर है वो अच्छा होगा। तो फुल्ली डिपेंड ऑन ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ईच अदर।
Personal is depend on professional and professional is also depend on personal. Am I right or wrong, sir? Please tell me. Yes, sir. Right. So as a teacher, ये हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एटलीस्ट मैं इतना तो जानूं कि आपका पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन है। ठीक है, मैं शायद मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक का पर्सनल लाइफ हर एक का अपना होता है। ठीक है, जैसे एक हम लोग एक मतलब एक कहानी होता है, वैसे बोला जाता है कि हर एक को अपने अपने जिंदगी का महाभारत लड़ना पड़ता है। सबके लाइफ में अपना महाभारत है, जानते हो ना, सबका। मतलब हम लोग कोई कोई सोचते हैं कि शायद उसका लाइफ मेरे से बेहतर है। मतलब अगर मतलब हमारे साथ जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, हमको लगता है कि शायद एक है ए है, एक है बी है, एक है सी, एक डी। ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग दोस्त हैं। ए फॉर शायद अमय है, बी फॉर बच्चू है, या सी फॉर चुंचू है, डी फॉर ढोंकू है, जो भी हो। ये एक दूसरे के बारे में सोच रहा है कि ए सोच रहा है बी अच्छा है मेरे से, बी सोच रहा है सी का लाइफ मेरे से बेहतर है, डी सोच रहा है डी का लाइफ मेरे से, सी से मेरा लाइफ खराब है। तो ये जो एक दूसरे का लाइफ के प्रति एक सोच है ना कि तेरा भाई क्या बात है, हाँ, किसी का बाप का थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाता है ना, किसी का पापा का थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो जाता है, तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं, तेरा क्या चिंता भाई, तेरा तो पैसा ही पैसा है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे मनी ही जिंदगी का सब कुछ है। मतलब ऐसा फीलिंग आ गया आसपास में कि जिसके घर में मनी है, लेकिन आप लोग थोड़ा बड़ा होते होते देखो, जिसके घर में ज्यादा मनी मनी है ना, वही सबसे ज्यादा दुखी दुखी है। आप देख लेना, मतलब जो सारा दिन में 50 बार सिर्फ मनी 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 कर रहा है ना, एक तो उनका बस मनी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो मनी मनी नहीं करते उसका भी मनी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादा मनी मनी करके ना वो दुखी हो जाता है, दुखी आत्मा बन जाता है, जिंदगी में खुशी नहीं मिलता। ये मैंने देखा अपने ऑब्जर्वेशन पे। आप लोग भी अपना ऑब्जर्वेशन समय के साथ देखोगे तो आपको भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मनी मनी करना में कोई बुराई नहीं है, पैसा जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनी के कारण हम बाकी चीजों को छोड़ नहीं सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं, आप अपना पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए अपना प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद मत करियो, और अपना प्रोफेशनल लाइफ को अगर बर्बाद कर देंगे तो आपका पर्सनल लाइफ ठीक नहीं बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, एटलीस्ट आपसे मैं कभी कभी आपका, आप सारा दिन क्या करते हो, ठीक है, सिंपल सिंपल मैटर्स, ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करते हो कि नहीं, ठीक है, आप स्पोर्ट्स करते हो कि नहीं, आप थोड़ा योगा करते हो कि नहीं, ठीक है, ये सब जरूरी होता है सर। ठीक है, थोड़ा स्पोर्ट्स किया करो, योगा किया करो, दोस्तों के साथ मिला करो, बात किया करो, नॉट ओनली इन फेसबुक, ओके, सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप पे नहीं, कभी कभी मिल के बात किया करो। सर अभी कोरोना है, कोरोना चला जाए फिर करना, लेकिन बेसिकली ये जो फ्रेंड सर्कल्स है, स्पोर्ट्स है, योगा है, ये सब जरूरी है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। अगर आप पर्सनली थोड़ा खुश रहोगे, थोड़ा मजेदार रहोगे, ठीक है, एंजॉय करोगे ना, तो आपका प्रोफेशनल करियर भी अच्छा हो सकता है। आपका डेली रूटीन, आप सुबह से उठ के रात तक क्या करते हो, ठीक है, सारा दिन अड्डाबाजी में निकल जाता है क्या, इंपॉर्टेंट है सर। आपका डेली रूटीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप डेली क्या सोचते हो, क्या खाते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप अगर सारा दिन खाना 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 करोगे तो आप पढ़ाई क्या करोगे। ऐसे बोला जाता है कि पढ़ाई करने के लिए पेट ना थोड़ा खाली होना चाहिए, भरा पेट में कभी पढ़ाई नहीं होता। एक कहावत है, बोलते हैं खाली पेटे धर्मो है ना, मतलब समझते हो सर, अगर सॉरी भर्ती पेटे धर्मो है ना, मतलब अगर आप भरा पेट में भी धर्म नहीं हो सकता और खाली पेट में भी नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा आधा खाली आधा भर्ती सिचुएशन होना चाहिए। मतलब बहुत भर लोगे तो क्या बोलोगे सर, नींद आ जा रहा है, नहीं होगा। और खाली पेट में तो भूख भूख का चिंता होगा, तो उसमें भी कुछ नहीं बनेगा। तो सिंपल कहने का मतलब है, आपका डेली रूटीन, आपका मतलब आपका पर्सनल, आपका इंटरनल मैटर, आपका एक्सटर्नल मैटर, दोनों आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपका पढ़ाई का लाइफ तो है ही। आप मेरा बात समझ पा रहे हो सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तब से। हाँ सर। इस पूरा मैटर का अगर मैं समरी करूं, इस पूरा मैटर का अगर मैं समरी करूं, तो बात कुछ ऐसा, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए उसका एक्सटर्नल पार्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर क्या हो रहा है, और उसका इंटरनल पार्ट, मतलब उसके ऑफिस के अंदर लोग क्या कर रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉय है उनका क्या सिचुएशंस, आपका मैनेजर क्या सोच रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल लेवल पे आपका कस्टमर्स, आपका सोसाइटी,
आप जिस एरिया में अपना बिजनेस चला रहे हो, वो सोसाइटी, वो पाड़ा, वो मोहल्ला, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, उनका कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस के प्रति क्या है, क्या आप कुछ उनके लिए करते हो। अगर किसी एरिया में आप बिजनेस करते हो, क्या आप अगर वहां से करोड़ों कमाते हो, तो क्या आप वहां पर कुछ बेनिफिट देते हो कि उस एरिया के लिए कुछ करते हो। क्या आपने एक स्कूल बनाने का सोचा कभी, क्या जो भी आप कर सकते हो, क्या एक डिस्पेंसरी खोल सकते हो, ताकि वहां पर जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए। सर जो कंपनी ऐसा करता है, मैं कहना ये चाहता हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सोचता है या करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक फायदा क्या है जानते हो, वो पब्लिक के मन में रहता है, वो पब्लिक के मन में रहता है। और क्योंकि वो पब्लिक के मन में रहता है, तो वो हमेशा रह जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल सर, टाटा, टाटा कैन बी द बेस्ट एग्जाम्पल। टाटा जहां जाता है ना, अपना छाप छोड़ता है, वहां बच्चे लोगों के लिए स्कूल बनाते हैं, है ना। हेलो, ऐसे ओके, एक मिनट, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट। जैसे कि टाटा जहां जहां भी अपना फैक्ट्री लगाते हैं ना, वहां पर सबसे पहले तो एम्प्लॉय लोगों के लिए फ्लैट वगैरह बिल्डअप करना, स्कूल बिल्डअप करना, एजुकेशन देने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे घर के सामने टाटा का बहुत सारा है, लाइक मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर में टाटा जमशेदपुर शहर है, ठीक है, मेरा नेटिव जहाँ है। तो जमशेदपुर शहर में ये सब फैसिलिटीज है। यहाँ फिर खड़गपुर में भी टाटा बियरिंग है, टाटा मेटेलिक्स है, वहाँ पर मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स लोग काम भी करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं। टाटा बियरिंग में एक जन फाइनेंशियल ऑफिसर बना है रिसेंटली, ठीक है, सीएस किया था उसने। तो इस तरह से कहना मैं यही चाहता हूँ कि आपके सामने ऑप्शंस है सर, ठीक है। तो आप किस तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करोगे, ठीक है, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर को कैसे रखोगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन दुनिया में राज करोगे। टाटा कंपनी टाटा कंपनी आज आया था 1910 के आसपास, 1910, ठीक है, 1910 से भी पहले बेसिकली, लेकिन 1910 में जमशेदपुर बना था, 10-12 के आसपास में। आज देखो 2020 चल रहा है, करीब करीब 120 ईयर्स के आसपास हो गया। लेकिन स्टील टाटा कंपनी को ऐसा क्या लग रहा है क्या कि टाटा कंपनी कुछ दिन बाद चला जाएगा या बंद हो जाएगा। उल्टा ग्रोथ है सर, है ना, बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टेज में है। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि टाटा कंपनी का टाइम खत्म हो गया, उल्टा ऐसा लग रहा है कि इसका टाइम आएगा। हेलो, यस और नो। यस, तो मतलब समझ रहे हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ वीकनेस कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, इसीलिए मैं इतना सारा स्टोरी इसलिए कह रहा था, ताकि आप फटाफट कनेक्ट हो जाओ कि क्या कहना है क्या है। मतलब आप सोचो, आपके लाइफ में भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ठीक है, आपका लाइफ एक बिजनेस का लाइफ कोई फर्क नहीं है सर, सब सिमिलर है। आपका भी फ्यूचर ग्रोथ, आप जिंदगी में कितना बड़ा हो सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ पे। जैसे कि सर, strength is an inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitor। स्ट्रेंथ जो होता है ना, जैसे देखो यहाँ पर डंबल उठाया है, डंबल नहीं, क्या बोले, वेट वेट करने का जो है, वेट उठाते हैं जो जिम वगैरह में। तो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है, एक इनहेरेंट कैपेसिटी है। इनहेरेंट मतलब जो अंदर का कैपेसिटी, इनहेरेंट का मतलब अंदर का कैपेसिटी। आप सबके अंदर में एक ताकत होता है कि नहीं होता। सबका अपना अपना स्पेशलिटी है, कोई अलग, मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो है। तो जस्ट यूज योर टैलेंट, जो भी आपके अंदर इनहेरेंट है, ताकि आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिले आपके कंपटीटर के ऊपर। आपको जो पसंद है वो चीज आप जरूर करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। An example of strength is superior research and development skills, which can be used for new product development so that the company gains competitive advantage। मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उसमें ना रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो अपना स्किल का, जो भी स्किल है आपके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आपका, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, सपोज आपको अकाउंट ज्यादा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको फाइनेंस अच्छा लगता है, आपको इको अच्छा लगता है, आपको लॉ अच्छा लगता है, या फिर आपको इंग्लिश आपको अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी जरूर है। या फिर ये सब तो आपका पढ़ाई रिलेटेड हो गया। पढ़ाई छोड़ के इस पढ़ाई को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए आपके अंदर ना लीडरशिप है।
अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है, आपके पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो सब्जेक्टिव नॉलेज तो चाहिए ही आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप स्किल भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले सकता हूँ, मतलब ये स्ट्रेंथ का बात जब हो रहा है तो ये एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ इज सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सो दैट द कंपनी गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं आपको एक इंसान का नाम बताऊंगा, आप सबको ही उनको जानते हो, ठीक है, बस अब मैं उनके बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। कुछ वीकनेस है और कुछ स्ट्रेंथ है। नाम सुना होगा सर, बहुत लोगों ने सुना है और आज भी सुनते हो। क्या नाम लिखा मैंने? सौरव गांगुली। ये सब फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम and presently president of BCCI, मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इसका प्रेसिडेंट है ये। ओके, मतलब जब ये कैप्टन बना था तब ये क्या बना था? इंडियन क्रिकेट का लीडर बना था। आज वो बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल का लीडर बन के आज है, ठीक है। करेंटली 47 48 एज हो गया इनका, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इसका बहुत अच्छा है। लेकिन सर आपको एक चीज बता दूं, जब 99 में इंडियन टीम में बहुत हालत खराब हो गया था, इंडियन क्रिकेट टीम में करप्शन हो गया था सर, ठीक है। बुकी पैसा का इधर उधर होना, फिर वो जैसे होता है ना बेटिंग वगैरह होना, ये सब होके मुश्किल हो गया था। एक सचिन अकेला पागल हो रहा था, सचिन तेंदुलकर कैप्टन था टीम का, पागल हो रहा था, वो संभाल नहीं पा रहा था, तो लास्ट में सचिन ने रिजाइन कर दिया। सौरव गांगुली का आपको मैं क्या बताऊं सर, सौरव गांगुली का ना क्रिकेट टैलेंट बहुत हाईफाई नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छा मतलब बैट्समैन है ऐसा नहीं बोल सकते, या फिर बहुत अच्छा फील्डर है, ठीक है, बैट्समैन अच्छा है सर, लेकिन वो लेवल का नहीं है, मतलब जिस लेवल का होना जरूरी था उस टाइम पे, ठीक है। इसको पहला बार इंडियन टीम में चांस मिला था 1992 में। सर मैं आपको सौरव गांगुली का कहानी क्यों बता रहे हो जानते हो? आपको अभी पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। 92 में उनको एक चांस मिला था टेस्ट क्रिकेट में, फेलियर हो गया था सर, 3-4 मैच खेला था फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया, बेसिकली परफॉर्म नहीं कर पाया था। थोड़ा उनको एडवांटेज मिला था क्योंकि उनका पापा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का पोस्ट में थे, अच्छा खासा कोलकाता का टॉप बिजनेसमैन फैमिली से है, जमींदार में थे, तो एक एडवांटेज इनको मिला था। तो उसी एडवांटेज में बहुत टैलेंट ना रह के भी 92 में उनको मौका मिला था। आप मेरा बात समझ रहे हो? ठीक है, मतलब उतना भी टैलेंटेड नहीं था, उससे काफी टैलेंटेड उस टाइम पे मार्केट में और भी क्रिकेटर था, बट उतना भी टैलेंट नहीं था इनमें, लेकिन फिर भी उनको 92 में चांस मिला था, लेकिन फिर भी ड्रॉप करना पड़ा। ऐसे भी कहा जाता है कि सौरव गांगुली क्योंकि रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो ये क्रिकेट में 12th मैन होता है। जो 12th मैन होता है ना, उसको प्लेयर के लिए फील्ड में पानी वगैरह लेके जाना, आप जानते हो ना, वाटर सप्लाई करना, वो जो भी 12th मैन होते हैं ना, तो वो पानी लेके जाता है, या फिर टॉवल्स वगैरह लेके जाते हैं, हेलमेट्स लेके जाते हैं। देखे हो कभी ऐसा आप लोगों ने? हाँ हेलो, सर। ऐसा होता है। तो सौरव गांगुली ये सब करने में मना करता था, ठीक है, मतलब वो नहीं करेगा, तो बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पाता था। फिर जब भी उसको 92 में ड्रॉप कर दिया गया, उसके लाइफ में एक मोड़ आ गया, फिर से वो अपने आप को मेहनत कराया, फिर 1996 में वो फिर से इंडियन टीम में चांस मिला, और लगातार कंसिस्टेंटली 3 सेंचुरी लगाया लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ। सर क्यों कह रहे हो ये सब? जस्ट अ मिनट सर, 96 में लगातार 3 सेंचुरी लगाया। 3 सेंचुरी मतलब 100 सर, लगातार 3 मैच में 100 कोई आसान बात नहीं होता। उसके बाद इसका टीम में जगह परमानेंट हुआ, टीम में सौरव का जगह परमानेंट हुआ। 96 बीता सर, 96 के बाद उसके बाद इंडियन वनडे टीम में चांस मिला, 97, 98, 99 में वर्ल्ड कप था, ठीक है, 99 में वर्ल्ड कप था, इसमें भी इंडिया में कैप्टेंसी इनको नहीं था। आया 2000, जब इंडियन टीम उतना खास कुछ कर नहीं पाया, 2000 में इनको कैप्टन बनाने का सोचा, लेकिन इनका कैप्टन बनना मुश्किल था, जानते हो क्यों? इनके अगेंस्ट में बहुत लोग थे। एक बड़े घर का बेटा था, बोलता है कि बहुत कोको कोला पीता है, सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, बोलता है बहुत कोको कोला कंज्यूम करते हैं,
किसी का कहना है कि कभी शॉर्ट रन जब लेते हैं, एक रन को 2 रन नहीं करते। मतलब जैसे धोनी दौड़ता है ना, एक रन को 2 रन नहीं करता, ठीक है। तो मेहनत नहीं करना चाहता, तो उसका अपना सिस्टम था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था, भाई देख ऑनेस्ट है, इसका एडवांटेज देखो। मैंने आपके सामने बहुत सारा वीकनेस बता रहा था तब से, ठीक है। नॉट लाइक सचिन जैसा टैलेंट नहीं है, द्रविड़ जैसा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट था, जज्बाती था सर, बहुत टेम्परमेंट था इसका, जीतने के लिए कुछ भी करेगा। टेम्परमेंट का क्या बताया सर, क्या गजब का टेम्परमेंट, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के सामने आंखें आंख में आंखें डाल के बात करता था। ऐसे पढ़ाई भी किया था, सेंट जेवियर्स में कॉमर्स ग्रेजुएट था सर, बड़ा अच्छा था पढ़ाई में। तो नॉलेज वाइज भी ना उसका एक पावर था जो बाकी सब में नहीं था। राहुल द्रविड़ का था, लेकिन राहुल द्रविड़ थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन सौरभ गांगुली ना शांत स्वभाव का नहीं था। जरूरत पड़ने में ना एकदम आंख में आंखें डाल के बात करता, माइंड गेम खेल लेता था। तो ऑनेस्टी तो था ही, साथ में टेम्परमेंट भी था, और जरूरत पड़ने से मतलब कुछ भी, मतलब बातों का जो खेल होता है ना, मतलब जवानी खेल भी होता है ग्राउंड में, वो सब खेलने में वो ना माहिर था। स्टीव वॉ बोल के कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का, धुरंधर कैप्टन था। उनको ईडन गार्डन में टॉस के लिए 10 मिनट खड़ा करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट मैच जीत के आया था। मतलब उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को रोकना नामुमकिन था। गांगुली को पता था कि रोकना नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने क्या ट्रिक्स लगाया था जानते हो, कि सिर्फ बैट से नहीं होगा या बॉल से नहीं होगा, थोड़ा माइंड गेम खेलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टीव वॉ को चुपचाप खड़ा कर दिया, और स्टीव वॉ को ये बेइज्जती लगा, और उसी बेइज्जती के कारण उन लोगों का परफॉर्मेंस में खराब होने लगा कि इतना हिम्मत हमें रोक के रखता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो। तो बेसिकली जब नॉर्मल बात से बात नहीं बन रहा था, तो चाणक्य नीति अपनाया उन्होंने। तो इस तरह से 2-3 चीज उन्होंने किया। एक, गजब का लीडरशिप स्किल उनके अंदर, क्रिकेटिंग अंदर था, लेकिन लीडरशिप बहुत ज्यादा था। क्रिकेट का जो स्किल है, क्रिकेट का स्किल सचिन में ज्यादा था, सचिन द्राविड़ इनमें क्रिकेट स्किल काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दादा मतलब गांगुली के अंदर क्रिकेट स्किल जितना था तो था, लेकिन लीडरशिप एक एड ऑन था। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ा, और इन्होंने अपना बात रखना जानता था। 2000 से लेके 2005 तक ये गिन चुन के प्लेयर को चुना था, लीडरशिप अपने स्किल से। नहीं हाँ तो हाँ, मतलब मैं इनको छोड़ के खेलूंगा नहीं तो खेलूंगा नहीं, लड़ना जानता था। तो कुछ प्लेयर को बनाया। युवराज सिंह, आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे सर। जाहिर खान, हरभजन सिंह, सहवाग, आपका आ जाता है, और भी है धोनी। धोनी को भी लास्ट में 2004 में लाया था, थोड़ा एंड में आया था धोनी। हाँ, इस तरह का कुछ गिना चुना मैच विनर परफॉर्मर वो चुन चुन के लाया था इंडिया के अलग अलग पार्ट से, और एक ऐसा टीम बना के दिया। 2003 में टीम वर्ल्ड का फाइनल में गया था, लेकिन इंडिया जीत नहीं पाया था। लेकिन धोनी बाद में अपने कैप्टनसी से 2011 में यही सब प्लेयर तब भी टीम में था, ठीक है, और इंडिया को वर्ल्ड कप दिया। तो जो लीडरशिप स्किल गांगुली ने स्टार्ट किया था, धोनी ने उसको एक अंजाम दिया, और उसके बाद विराट कोहली उस लीगेसी में जी रहा है सर अभी। विराट कोहली एक लीगेसी का मिल गया उसको, सब कुछ एकदम मिल गया है, अभी उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। टैलेंटेड ये खुद बहुत ज्यादा है, मतलब गांगुली वगैरह से काफी हाईली टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन जो लीडरशिप स्किल गांगुली में था, ठीक है, एक टूटा हुआ टीम को जैसे वो जोड़ा था, ठीक है। और गांगुली लॉर्ड्स के उसमें जो इस तरह से वो टी शर्ट हिलाया था, आप सबको याद है, ये बहुत ही ट्रेडमार्क एक शो है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, देखो मैं इतना सारा बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप में कुछ बात कुछ कमी हो सकता है। सब में के अंदर एकदम हर चीज भरा पड़ा नहीं होता। सौरभ में सचिन जैसा बैटिंग स्किल नहीं था, रोज आके सेंचुरी लगाना, रोज आके 50 लगाना उसका बस का बात नहीं था। लेकिन उसको पता था कि मेरे अंदर अगर थोड़ा सा बैटिंग स्किल कमी है, लेकिन मेरे अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी लीडरशिप है, जो सचिन में नहीं था। तभी तो सचिन रिजाइन दिया था। हेलो, समझ रहे आ रहे हैं सर, कि अपना स्ट्रेंथ को कैसे मैं यूज करूं। आपका स्ट्रेंथ जो है आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, सबका अपना अपना है। मैं बस आपको गांगुली का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो उसको मतलब सब कुछ मिला था, भगवान के लिए उनको बड़ा घर में जन्म मिला, लेकिन फिर भी बार बार टीम से बाहर होना पड़ा, जानते हो, बार बार। 2005 में
फिर से 2005 में टीम से आउट, कैप्टन से चला गया, फिर टीम से भगा दिया। एक कैप्टन को भगा देना कोई आसान बात है, लेकिन उसको भागना पड़ा। फिर 2006 में फिर से वापस आया परफॉर्म करके डोमेस्टिक में। फिर 2007 में इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट स्कोरर बना। फिर 2008 में टेस्ट में हाईएस्ट स्कोरर बना। फिर 2008 में ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में वो अपना और खेलना चाहता था, जहां सचिन 2013 तक खेला, द्राविड़ 2013 तक खेला, हाँ, लेकिन सौरभ 2008 में ही रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि बार बार उनको मतलब बैठा जा रहा है, तो लेकिन अपना इज्जत रहते रहते उन्हें रिटायरमेंट ले लिया। वो अच्छा बात है, ठीक है, सबका टैलेंट इक्वल नहीं है, लेकिन जो लीडरशिप स्किल उन्होंने दिया उसका क्या बताऊं सर। एज ए बंगाली भी सिर्फ प्राउड नहीं होता, एज ए इंडियन भी बहुत प्राउड होता है कि एक इंडिया जो आंख में आंखें डाल के किसी से लड़ नहीं पाता था, हमेशा पाकिस्तान से हारता था, जानते हो, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में हमेशा हारता था। ये गांगुली पहला था 2004 में जो पाकिस्तान में जाके भी पाकिस्तान को हराया, और इंडिया भी पाकिस्तान में आके कभी जीत नहीं पाया। गांगुली फर्स्ट ऐसा कैप्टन बना था जो मतलब इस तरह का आंख में आंख डाल के लड़ना सिखाया। उससे पहले भी और कैप्टन थे सर, 83 में कपिल देव थे, बट वो एरा के बाद बहुत लंबा एक गैप हो गया था, फिर जाके फिर से एक न्यू स्किल दिखाई दिया। तो कहना मैं क्या चाहता हूँ आपको पूरा क्लियर है सर, कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ इज सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको अंदर का जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसको जगाओ, विच कैन बी यूज्ड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप प्रोडक्ट के लिए डेवलप करो, आपका जो अंदर का सर्विस है उसको डेवलप करो जो पसंद है, सो दैट द कंपनी, कंपनी मीन्स आप हो, कंपनी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी मीन्स यू ऑल्सो, है ना, आप खुद एक कंपनी हो, आप खुद अपना साथ दोगे तो कंपनी को भी साथ मिलेगा ना। कंपनी का मतलब क्या है सर, साथ देना, है ना। तो सो दैट कंपनी गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तभी जाके आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। वीकनेस क्या है, देखो गांगुली का कितना सारा वीकनेस मैं आपको बताया। वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट व्हिच क्रिएट्स ए स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। सबके अंदर अपना अपना वीकनेस होता है, ठीक है, जो आपको एक डिसएडवांटेज पोजीशंस में हमेशा डाल देता है। जैसे सब्जेक्ट वाइज आप देखो तो आपका कोई सब्जेक्ट में थोड़ा वीकनेस ज्यादा है और कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ही स्ट्रेंथ वाला है ना। किसी का मैथ वीक है लेकिन किसी का अकाउंट स्ट्रांग है, किसी का लॉ बड़ा वीक स्ट्रांग है, किसी का लॉ बहुत वीक है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि मुझे समझ में आ जाता है कौन क्या कहता है। तो ठीक है, आपका वीकनेस स्ट्रेंथ दोनों रह सकता है, लेकिन किस तरह से दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स आता नहीं है तो मुझे मैथ्स सीखना नहीं है, नहीं सर, उसको आपको जीतना है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीकनेस इज ओवर डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट लाइन। बिजनेस के नजर से देखो तो बिजनेस में वीकनेस किसको कहते हैं जानते हो, बिजनेस में वीकनेस कहते हैं dependence on a single product line which is potentially risk for a company for times of crisis। मैं इसके लिए आपको एक बिजनेस एग्जांपल देना चाहता हूं। हेलो सर, आप लोगों को मेरा सब कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं आपको? सर एक चीज देखो, आप लोगों ने ये कंपनी का नाम तो सुना होगा सर। सर क्या बोलते हो सर, सुना क्या है, सारा दिन में तो इसी में लटक के रहते हैं। सही बोला सर आप, हमने मैक्सिमम लोग सारा दिन इसी में तो लटक के रहता है, चिपक के रहता है, लटक के नहीं, चिपक के रहता है। ये फेसबुक है सर, दिखाई दे रहा है ना, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी है। फरवरी 4 2004 में आया था, 16 साल पहले कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स में आया था। फाउंडर कौन है, जुकरबर्ग, एडार्नो सवरिन, एंड्रयू मैकलन, डस्टिन मॉस्कोविच, क्रिस ह्यूज। सर कहना क्या है सर, सर फेसबुक को देखो, ये अपना वीकनेस को जीतने के लिए, अपना वीकनेस को जीतने के लिए किस तरह से अपने आप को चेंज करता है। जस्ट लुक, एक प्रोडक्ट में टिका नहीं रहता। फेसबुक आया तो था सर फेसबुक लेके, लेकिन देखो इसका प्रोडक्ट देखो अभी चेंज हो गया। अभी फेसबुक का प्रोडक्ट फेसबुक है, इंस्टा है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ऑक्यूलस बोल के भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये थोड़ा प्रोग्रामिंग लेवल में काम करता है। आपको समझ में आ रहा है? तो एक प्रोडक्ट लाइन में रहना रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट में व्हाट्सएप आ गया था ना, जब मार्केट में व्हाट्सएप आ गया था तो व्हाट्सएप कुछ ज्यादा ही पॉपुलर इसलिए हो गया था
इजी सॉफ्टवेयर था, तो फेसबुक को रिस्क होने लगा, इसलिए फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को अच्छा खासा दाम देके खरीद लिया, परचे एक्वायर कर लिया, और इसमें क्या हुआ, फेसबुक का जो रिस्क पोजीशन था वो चला गया। तो वीकनेस कंपनी में हो सकता है, लेकिन अपना वीकनेस को जीतना कैसे है, और उसके बाद उसने मैसेंजर बनाया, इंस्टा भी बनाया, हाँ, और फिर जाके अपने आप को फिर से मार्केट में खड़ा कर दिया, फिर से एक अपना स्टेबिलिटी ला दिया। रेवेन्यू देख सकते हो आप 2019 का 170.697 बिलियन का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग इनकम थोड़ा कम हुआ है, 23.986 में थोड़ा लो हो गया है। नेट इनकम भी 2019 में थोड़ा गिरा है सर, लेकिन टोटल एसेट देखो 133.376 बिलियन का एसेट है इसका, और इसका शेयर होल्डिंग है $101.054 का। नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो सर 48,268 का एम्प्लॉय है इसके पास अभी, देख पा रहे हो सर आप लोग। तो फेसबुक का केस स्टडीज मैंने इसलिए लिया ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट तो किया था सिर्फ फेसबुक से, लेकिन जैसे जैसे उसको पता चला उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्ट्रेंथ फेसबुक था, लेकिन उसका वीकनेस भी फेसबुक ही बना। उसका स्ट्रेंथ भी फेसबुक ही था, लेकिन उसका वीकनेस ही फेसबुक ही बना, इसलिए बाद में उनको बाकी चीजों को भी फोकस करना पड़ा। आज आप लोग जानते हो इंस्टा, मैसेंजर, ये सब भी कितना पॉपुलर है, आप लोग करते हो, मैं तो उतना करता नहीं सब कुछ, लेकिन यू ऑल नो दैट। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो, सर ओके सर, और बताओ सर, और क्या क्या बताओगे सर, बताओ तो सही, फटाफट बता दो सर, मुझे उतना, हम लोग इतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। ओके सर, जस्ट मिनट में आता हूँ ना। ओके, तो स्ट्रेंथ तो समझ में आया ना सर, अब वीकनेस भी समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशंस में वीकनेस होता है। वीकनेस, एग्जांपल ऑफ वीकनेस इज ओवर डिपेंडेंस ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट लाइन। अब एक ही प्रोडक्ट लाइन में ज्यादा डिपेंडेंट मत हो जाओ, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट लाइन में डिपेंडेंस के मतलब मैं इतना समझा सकता हूँ आपको आपकी तरफ से, जैसे मानो कि अभी आप लोग सीए कर रहे हो, ठीक है, कोई सीएमए कर रहे हो, या फिर कोई सीएस के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, तो ठीक है, आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, करो सर, लेकिन मतलब आज की डेट में लड़ाई इतना टफ हो रहा है, ओनली सीए इज नॉट इनफ। मतलब एज ए सीए उसका भी कुछ वीकनेस है इसके पास। देखो एक सीए का, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सीए सीएस का प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसका वीकनेस बता रहा हूँ सर। सीए के पास स्ट्रेंथ क्या है, सीए का स्ट्रेंथ है उसका अकाउंट्स एंड फिनेंस, अकाउंट्स, फिनेंस, टैक्सेशन, ओके। अकाउंट्स, फिनेंस, टैक्स, ये सीए का स्ट्रेंथ है। सीए का वीकनेस क्या है, सीए का वीकनेस है, लिटिल बिट वीकनेस अगर बोला जाए तो, सीए में थोड़ा लॉ थोड़ा वीक है कंपेरेटिवली, उतना भी नहीं लेकिन फिर भी, बहुत नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा, नहीं भी बोलना चाहिए, इतना भी वीक नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा वीक सीए का कुछ है ना, तो वो है सीए का टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। सर सीए थोड़ी ना इंजीनियर है जिसको टेक्नोलॉजी आएगा, नहीं सर। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आपका वीकनेस क्या है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फाइंड आउट करना आपको पड़ेगा सर। आपके अंदर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कम है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर है नहीं तो बनाओ। एक बिजनेसमैन अपने आप को किसी एक एक चीज में रखता नहीं है, वो अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करता रहता है। आपने कभी गौर किया, टाटा का प्रोडक्ट लाइन देखे हो सर? टाटा मोटर व्हीकल्स भी बनाते हैं सर, मोटर कार भी मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं। हेलो, कहाँ मोटर कार, कहाँ सॉल्ट? टाटा ई कॉमर्स में भी है, टाटा क्लिक के नाम पे, टाटा सॉफ्टवेयर में भी है, टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विस जैसे आईटी सर्विस में भी टाटा है। तो कहाँ मोटर कार, कहाँ सॉल्ट, कहाँ ई कॉमर्स, कहाँ टीसीएस? सब बिजनेस लाइन अलग है ना सर, लेकिन फिर भी देखो ये अपने आप को ढाला कि नहीं डाला। वो ये थोड़ी ना बोलेगा नहीं भाई हम तो नून बेचता है, हम सॉफ्टवेयर कैसे बेच दे, मैं कंसल्टेंसी लाइक टेक्नोलॉजिकल सर्विस में कैसे बेच दूं? कभी मन में ख्याल आता है कि क्यों टाटा ऐसा बना बना पाया अपने आप को? हेलो, आप रिलायंस को देख लो, रिलायंस स्टार्ट किया था मसाला बिजनेस से, आज इंडिया का सबसे बड़ा मसाला डीलर यही है सर। बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है, मसाला डीलर, क्लोथ क्लोथ डीलर, मतलब टेक्सटाइल सर।
टेक्सटाइल भी इसका सबसे बड़ा है वर्ल्ड का, सेकंड सबसे बड़ा बिजनेस ये टेक्सटाइल में किया था। तो रिलायंस ने मसाला डील करता था, टेक्सटाइल भी करता है। फिर सबसे बड़ा जो उसका मेन खेल आया दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ये इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड में भी वन ऑफ द बेस्ट है। आज के डेट में मुकेश अंबानी का एसेट है, मुकेश अंबानी आज के डेट में वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन है, 5th रिचेस्ट पर्सन। रिसेंट बता रहा हूं मैं सर आपको, एकदम रिसेंट। आप चेक कर सकते हो सर मेरे क्लास के बाद, 5th रिचेस्ट बना सर। तो रिलायंस का बिजनेस देखो, कहाँ मसाला, कहाँ टेक्सटाइल, कहाँ पेट्रोलियम। अभी तो सर जियो क्या है, नेटवर्किंग है, जियो नेटवर्क। हाँ, जियो नेटवर्क में भी है, जियो मोबाइल में भी है। और एक ठुला है सर जियो मार्ट, ये अमेजन फ्लिपकार्ट को लेने के लिए सर, अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी को कम्पीट देने के लिए जियो मार्ट जैसा ऑनलाइन ई कॉमर्स भी लाया। तो क्या वो अपने आप को ये बोल रहा था कि नहीं भाई हमको सिर्फ मसाला समझ में आता है, हम इसके बाहर वाला चीज नहीं समझेंगे, हमको सिर्फ ना कपड़ा समझ में आता है, मैं बस कपड़ा में ही रहूंगा, पेट्रोलियम समझ में आता है बस और कुछ नहीं करूंगा। कहाँ जियो में आ गया, नेटवर्क में आ गया, कहीं जहां जियो मार्ट में आ गया। अपने आप को किस तरह से डायनामिक कर रहा है, आप देख रहे हो सर। हम लोग, मुकेश अंबानी का पैसा होता है ना, एक मैं नॉर्मल बंगाली से बात करता हूँ, मैं एकदम बंगाली का बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक आम बंगाली से बात करता हूँ ना, अगर किसी ने पैसा बना दिया ना, बोलेगा जरूर 2 नंबर ही करता है। Am I right or wrong? Please tell me. একদম স্যার, এটা খাঁটি কথা। देख, एक बंगाली और एक बंगाली के बारे में और एक बंगाली के बारे में खराबी कर रहा है। मतलब मैं एक बंगाली, स्नेहाशीष भी बंगाली, एक बंगाली दूसरे बंगाली को तीसरे बंगाली के बारे में खराब बोल रहा है। हे भगवान, क्या दिन आ गया। लेकिन सर मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं एक सोशल प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर। एज ए बंगाली मुझे बहुत चिंता है। सोशल प्रॉब्लम क्या है कि मुकेश अंबानी ने ज्यादा पैसा बनाया, इसमें बंगाली को चीड़ कहाँ है जानते हो? क्योंकि बंगाली खुद बना नहीं पाता। और उनका प्रॉब्लम है कि ये मुकेश अंबानी गुजराती है ना, ये गुजराती है, तो वो कहेगा ऐसा कि ये पैसा बनाया ना, गुजराती है, जरूर 2 नंबर ही करता है, तभी जाके इतना पैसा है। और फिर चिढ़ता है, अरे भाई तू भी कर ले थोड़ा बहुत 2 नंबर ही, क्या फर्क पड़ जाएगा। किसको बोल रहा हूँ? बंगाली को बोल रहा हूँ। तू भी कर लेना बंगाली, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, स्नेहाशीष को भी बोल रहा हूँ कि अगर 2 नंबर ही करके मुकेश अंबानी 5th रिचेस्ट पर्सन बना है, तो तुम भी थोड़ा 2 नंबर ही करके वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट पर्सन बन के दिखाओ ना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये बताओ कि हमें करना नहीं आता, हमें मेहनत नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम रिस्क नहीं उठाना नहीं चाहते, ये नहीं बोलेगा, मतलब अपने वीकनेस पे ध्यान नहीं देगा, सिर्फ दूसरे के डेवलपमेंट में चिड़ेगा। ये वाला प्रॉब्लम बहुत खराब प्रॉब्लम है, मैं जितना समझता हूँ सर। और मैं सोच इतना मेरे मेरा मैं प्राउड के साथ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मैं सही समझता हूँ, जो भी हो। तो आप एक चीज देख लिया ना सर कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, किसको खराब लग रहा है रे जब मैं बंगाली के बारे में खराब बोलता हूँ? और दिल से बहुत चोट लगता है ना सर, मुझे भी चोट लगता है, सीरियसली बहुत चोट लगता है। मतलब इस बात के लिए चोट लगता है कि हम लोग कब समझेंगे, डंबल उठाना नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश कर, एक ना एक दिन ऐसा जरूर उठा लेगा। जो भी हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। An opportunity is favorable condition in the organization's environment which enables it to consolidate and strengthen its positions. An example of an opportunity is growing demand for the product or service that a company provide. सबके पास अपॉर्चुनिटी होता है, कोई अपॉर्चुनिटी देख पाता है, कोई नहीं। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है सर, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देख पाओ तो करके दिखाओ, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, इट्स योर प्रॉब्लम। रिलायंस को अपॉर्चुनिटी दिखता है, कर ले। एक चीज बताओ, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये जियो मार्ट, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जियो मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम भी कर सकते हैं, हम आप भी कर सकते हैं। आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का जो मार्केट है, उस मार्केट में, जैसे एक सिंपल, मैं आपको जस्ट इतना क्यों दिखाना, छोटा सा दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा। जियो मार्ट का कॉन्सेप्ट आप अपने एरिया में खुद से कर सकते हो, जियो मार्ट का जरूरत नहीं है। क्यों हर पैसा रिलायंस लेके जाए? कैन यू टेल मी? क्यों सारा का सारा खेल रिलायंस को मिले, क्यों आपको नहीं मिलेगा, क्यों हमें नहीं मिलेगा?
क्यों हम लोग नहीं कर सकते जो जियो कर सकता है? सर पैसा का दरकार है। नहीं सर, पैसा से ज्यादा बुद्धि का दरकार है, और एप्लीकेशन ऑफ बुद्धि ज्यादा जरूरी है। क्या बोलते हो सर? कहाँ एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन? देखो सर, हम वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं, देख रहे हो? वेस्ट बंगाल के अंदर घुस रहे हैं, कोलकाता के अंदर। जस्ट मिनट, यहाँ मैं हूँ। ये जो दिख रहा है, आई थिंक ये वाला, ये कुछ और है। हाँ, ये केस जिसकर ऑनलाइन कॉमर्स क्लास आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक है। और आपको यहाँ पर भी दिखेगा, थोड़ा उधर जाओगे तो बांगुर वाला भी दिख जाएगा। जो भी हो, कहने का मतलब सिंपल है। ये मैं रहता हूँ इस एरिया में, ये वीआईपी रोड है, ठीक है? वीआईपी रोड से थोड़ा नजदीक रहता हूँ मैं। ये जो एरिया है, केष्टपुर एरिया कहा जाता है इसको। यहाँ पर एक एरिया देख रहे हो आप, बागुयटी, देख पा रहे हो सर? प्लीज बोलना। हाँ सर। आपने केष्टपुर देखा, आपने बागुयटी भी देखा। बगल में ये एक एरिया है सर, सॉल्ट लेक। ये जो ब्लॉक ब्लॉक दिख रहा है ना सर, सेक्टर 2, हाँ, ये सेंट्रल पार्क है, ठीक है? ये सॉल्ट लेक है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप एक काम करो ना, अपना जो लोकल एरिया है, ये देखो ये बांगू रेवेन्यू है, ठीक है? तो अपना जो लोकल एरिया है, आप लोकल एरिया में एक वेबसाइट बिल्डअप करो। सिंपल, आपको क्या करना है, एक वेबसाइट बिल्डअप करना है। सपोज आप केष्टपुर में रहते हो, तो आप केष्टपुर के लिए एक वेबसाइट बिल्डअप करो, जिसमें आप केष्टपुर बाजार को डाल दो। मतलब पूरा बाजार केष्टपुर बाजार है। मतलब केष्टपुर बाजार में जितना बिजनेसमैन लिस्टेड है, वो सारा का सारा बिजनेस के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर दो, पूरा केष्टपुर एरिया के लिए। उनका जो भी प्रोडक्ट है, वो जो भी सब्जी बेचता है, जो भी ग्रोसरी बेचता है, वो सभी सारा का सारा दुकानदार को वहां लिस्टेड कर दो। जो उस दुकान से मतलब जिसका बिजनेस में जो जितना प्रमोट करेगा, मतलब वो अपना अपना बिजनेस को प्रमोट करेगा, तो जो जितना एडवर्टाइजमेंट करेगा, लोग ऑनलाइन में जाएगा। जैसे ऑनलाइन में बिग बास्केट वगैरह से प्रोडक्ट लेता है, लोकल केष्टपुर मार्केट से ले लेगा, ऑनलाइन केष्टपुर मार्केट। और बाद में जो भी रहेगा आपका 5%, 10% आप रख लो, और बाकी जो भी उसका सेल होगा, सपोज 1000 सेल होगा, तो 1000 में @10% करके आपका हो गया, बाकी जो भी सेल होगा उसका। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बस यार ये निकल गया। लगता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया।
हेलो हाँ सर। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? हाँ हाँ सर। सर। लास्ट कहाँ तक सुने थे मेरा मेरा आवाज? सर ऑनलाइन कस्टमर मार्केट। ऑनलाइन केस्टेबल मार्केट, ओके। बेसिकली बात समझ में आया ना मैं क्या कह रहा था? कि मैं बेसिकली यही कह रहा था कि लोकल एरिया में अगर आप चाहो तो आपका लोकल मार्केट को भी एक ऑनलाइन मार्केट बना सकते हो। तो फालतू में जियो को क्यों हर चीज का क्रेडिट देना? हाँ, जियो सोच रहा है, अच्छा बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हर का सारा चीज क्यों बड़ा बड़ा कंपनी लेके जाए? क्यों हम लोग नहीं सोच सकते? तब ये कॉमर्शियल नॉलेज देने का मतलब क्या? आई थिंक कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है सर, 2-3 स्टूडेंट है जो लोग कर रहा है सर। एक बागुयाटी में है, ट्राई किया, मतलब लेडीज लोगों के लिए, मैं आपसे पहले भी एक बार बोला था। एक लड़का है न्यू टाउन में है, वो न्यू टाउन एरिया में कर रहा है, पानी एंड ग्रोसरीज के ऊपर कर रहा है, ट्राई कर रहा है। अच्छा खासा अभी रेवेन्यू आ जाता है सर उन लोगों का, लेकिन पूरा एरिया लेने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टिल न्यू टाउन में जो है वो उसका मोटा मोटी मंथली 1 लाख 1.5 लाख का उसका इनकम हो जाता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है वो, काफी अच्छा बिजनेसमैन है। ठीक है, आपको देख के लगेगा ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस करता है वो। और एक जो बागुएटी में वो लोग अभी शुरू करेगा, ठीक है। और एक लड़का है रूबी एरिया में रहता है, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों का लेदर का बिजनेस है। वो भी लोकल एरिया में वो अच्छा अच्छा ट्राई कर रहा है। कोई कोई जानते हो यहाँ पर किसी किसी को? अच्छा, जो भी हो, मतलब समझ में आया इतना काफी। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के सामने? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी है सर हमारे सामने, अगर हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता, ये हमारा प्रॉब्लम। फिर हम ये नहीं कि ये बोलना अच्छा बात नहीं है सर। हाँ, कि गुजराती लोग मारवाड़ी लोग ज्यादा इनकम कर लेता है, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि जो लोग देख पाते हैं अपॉर्चुनिटी, जिसके पास है वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए उनको। थ्रेट क्या है सर? थ्रेट इज एन अनफेवरेबल कंडीशंस in the organization's environment which create a risk for or causes damage to the organizations। थ्रेट तो सभी चीज में है, किसमें थ्रेट नहीं है? हाँ, आज तो कोरोना के कारण सबको एक चीज पता चल गया कि ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लाइफ में, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, हम जिंदा है यही आश्चर्य है ना? हम जिंदा है यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि नहीं है, बताओ? हाँ सर एकदम। आज के डेट में सबसे मतलब सर्टेन है मरना, अनसर्टेन है जीना, कि हम जी कैसे रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर में सारा का सारा लोग मर रहे हैं, फिर भी हम जी कैसे रहे हैं। ये महाभारत में नहीं, महाभारत में नहीं, हाँ महाभारत में युधिष्ठिर को पूछा गया था। हाँ, युधिष्ठिर को कोई एक जन पूछा था, युधिष्ठिर कह सकते हो कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने एक ही चीज कहा था, बोला आश्चर्य यही है कि हमारे आंखों के सामने लाखों करोड़ लोग मरता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम कभी नहीं मरेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो वही, तो आश्चर्य तो है सर। तो बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि सर थ्रेट इज ऑलवेज देयर, अनफेवरेबल कंडीशन इज ऑलवेज देयर, लेकिन फिर भी विच क्रिएट ए रिस्क or cause damage to the organizations। An example of a threat in the emergence of strong new competitors who are likely to offer stiff competition to the existing companies in an industry। कोई नया नया कंपनी, जैसे फेसबुक को कौन कंपटीशन दिया सर? व्हाट्सएप। फिर बाद में फेसबुक के पास बहुत पैसा था और व्हाट्सएप के पास उस टाइम पे कुछ पैसा नहीं था सर। पैसा नहीं था, इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप को ऑफर किया और व्हाट्सएप अपने आप को फेसबुक के सामने सेल कर दिया और फेसबुक अपना थ्रेट को हटा दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन जब व्हाट्सएप आया था अपने में, तो काफी अच्छा फेसबुक को पेन दिया था सर। ठीक है, मार्केट को काफी अच्छे लेवल में ले लिया था। 19 बिलियन डॉलर से फेसबुक को व्हाट्सएप को परचेस करना पड़ा, एक्वायर करना पड़ा। ओके, इतना सारा इंफॉर्मेशन लेके क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, सुनो सुनाओ लाइफ जमाओ। सर क्या बोलते हो? गाना क्यों सुनते हैं? मन की खुशी के लिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्यों लेना है? मन की खुशी के लिए। अगर एक गाना आपको मन को खुशी दे सकता है, तो कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल नॉलेज आपको खुशी नहीं दे सकता? हेलो, यस सर। दे सकता है कि नहीं दे सकता? ऑब्वियसली दे सकता है। हाँ सर। SWOT एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। यूजिंग स्ट्रेंथ्स, आपका स्ट्रेंथ को यूज करो सर।
जो भी है आपका वीकनेस को मिनिमाइज करो। वीकनेस हटा नहीं सकते सर, हमारे अंदर जो वीकनेस है ना हम इसको हटा नहीं सकते, बट हाँ इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करो, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है प्लीज उसको कैपिटलाइज करो, मतलब उसमें काम करो, उसमें कुछ ना कुछ दिखेगा सर आपको। मैं जैसा कुछ कंपनी के बारे में मैं आपको एक एक करके डिस्कशंस करूंगा, ठीक है। जैसे एक कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ, आप अगर हो सके तो इनका स्टोरी शेयर मतलब देखना, ठीक है। बड़ा कंपनी तो बहुत सुने, एक कंपनी है बालाजी वेफर्स, नाम सुने हो क्या? बालाजी वेफर का नाम सुने हो? ये हल्दीराम भुजिया वाला जैसे है ना हमारे यहाँ पर, हेलो, हल्दीराम भुजिया वाला है ना हमारे कोलकाता साइड में दिखता है, बंगाल बिहार में हल्दीराम बहुत चलता है। अगर आप साउथ में या वेस्ट में जाओगे वहां पर ना बालाजी दिखेगा, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में जाओगे तो वहां पर आपको बालाजी दिखेगा। ये लोग ना मतलब सिंपल नॉर्मल भुजिया बना बना के, ये हल्दीराम जो है हल्दीराम प्रभु जी, ये तो भुजिया बना के कोलकाता के सड़क में ना ऐसे फेरी करता था सर, भुजिया बना बना के कोलकाता के सड़क पर फेरी करता था गिरीश बाग एरिया में। आज हल्दीराम का जहां भी हल्दीराम है वो स्टॉपेज है, आज जहां जहां हल्दीराम है वो हल्दीराम स्टॉपेज के नाम से जाना जाता है कोलकाता में। एम आई राइट और रॉन्ग सर? है सर। तो एक टाइम पे जो फेरी करता था दूसरा टाइम पे वो स्टॉपेज बन गया, जस्ट इमेजिन। तो इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना इंपॉर्टेंट है सर, अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज कर लो। ओके सर, एंड लास्ट में अपना थ्रेड को थोड़ा न्यूट्रल कर दो। थ्रेड हटा नहीं सकते सर, इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, थ्रेड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कि अभी थ्रेड ऐसा नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि थ्रेड एलिमिनेट कर देंगे। थ्रेड एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन आवर लाइफ एज वेल एज इन आवर बिजनेस लाइफ, ठीक है। थ्रेड को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जब भी थ्रेड आ जाए हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। थ्रेड से हारना नहीं है, थ्रेड के साथ लड़ाई करके उसको न्यूट्रल करना है। सुशांत सिंह ने जो किया वो नहीं करना है। थ्रेट था उनके लाइफ में तो था, लेकिन हारना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं किया भैया ने अच्छा नहीं किया। जो भी हो, the process of strategy formulation starts with and critically depends on the appraisal of the external and internal environment of an organization. So we will learn more about SWOT analysis in the second chapter of the strategic management and intermediate level. Okay, जब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में आएंगे ना तो वहाँ पर एसएम बोल के एक पेपर होगा, सीए में है, सीएस में भी है, सीएमए में भी है, सभी जगह में ये पेपर पढ़ाया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें आप स्वॉट एनालिसिस के बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करोगे, तीनों 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 में पढ़ा जाता है, चार्टर्ड में भी, कॉस्टिंग में भी और सीएस में भी। मजा तो यही है ये सब सब्जेक्ट का। ओके सर, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ सोचेंगे और फील करेंगे। सर क्या जो बोलते रहते हो आप, सारा दिन दिमाग खाते रहते हो। आपको लगता है मैं दिमाग खाता रहता हूँ? सर सबको लगता है, अच्छा ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट में देखो सर, ये क्या इकोनॉमिक्स वाला है? हाँ थोड़ा बहुत। फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, दैट इज माइक्रो। एंड मैक्रो मतलब फैक्टर डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ द फर्म, मतलब अल्टीमेटली आप किधर जाओगे, ठीक है, दैट इज योर, मतलब आपका डायरेक्शन, आपका फर्म का डायरेक्शन क्या होगा, आप कौन सा लाइन चूज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे देखो फेसबुक भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और गूगल भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, दोनों टेक जायंट है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों का बिजनेस सिनेरियो सेम है क्या? दोनों का यूज सेम है? दोनों का बिजनेस सिनेरियो सेम है? नो सर। नो, है ना, दोनों अलग अलग लेवल में बिजनेस करते हैं। तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट वही है सर, फैक्टर डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ फार्म, ठीक है। म्यूट करना, बैकग्राउंड नॉइज है बहुत। तो आपका सोच कैसा है, आपका डायरेक्शन ऑफ द थिंकिंग ऑफ द फार्म क्या है, वो डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का फ्यूचर किधर जाएगा। और माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब आपके बिजनेस का डे टू डे फंक्शनिंग। ओके, यहाँ पर जुकेरबर्ग क्या सोचता है, ठीक है, जुकेरबर्ग, दोनों नाम मैं लूंगा अभी, एक जुकेरबर्ग और एक है सुंदर पिचाई, ठीक है, जो अभी गूगल को मेनली हैंडल कर रहा है, मालिक नहीं है सर लेकिन सीईओ है, बट यही इसी के कारण आज गूगल का बहुत ज्यादा प्राउड का बात यही है सर कि ये इंडियन है।
और इंडिया के लिए अभी बहुत कुछ करने के बारे में सोचा है गूगल की तरफ से, सीरियसली करेगा। और क्योंकि सुंदर पिचाई के साथ अपना पीएम का बात भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आ रहा है सर, मजा लो और इसको यूज करो। भगवान करे कुछ सीखे और फिर गूगल जैसा कंपनी हम लोग भी बिल्डअप कर दे, इससे भी बेहतर कंपनी बिल्ड कर दे। सर क्या बोलते हो, हम लोग नहीं कर पाएंगे, वही तो प्रॉब्लम है। माइक्रो में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, एंड मैक्रो में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है। ठीक है, मतलब देखो ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट में ही आपको दो बाइफर्केशन मिल गया। माइक्रो एनवायरनमेंट में बेसिकली आपको कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए, एंड मैक्रो में अपॉर्चुनिटी क्या सामने है और क्या थ्रेट है उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, तो जाके आपको अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है। तो एनवायरनमेंट में दीवार बीच में उठ गया। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस में आपका स्वॉट एनालिसिस में SW इधर रह गया और OT इधर आ गया। समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ सर, बुझला बेटा। माइक्रो एनवायरनमेंट में देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट में अगर मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूं तो क्या डिटेल्स हो सकता है इसका। माइक्रो मतलब सर आपका बिजनेस में कस्टमर्स क्या सोच रहा है, मैं आपको पहले भी बोल रहा था, बट व्हाट कस्टमर थिंक अबाउट यू, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट, जो बेसिकली आपका कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहता है, जो यूज करना चाहता है प्रोडक्ट को या सर्विस को, वो क्या सोचता है आपके बारे में। ये बहुत वाइटल पॉइंट है ना, कि कस्टमर क्या सोचता है, वेरी वाइटल। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या सोच है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कौन चलाते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशंस में ही लोग तो होते हैं, कंपनी का ओनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज लोग हैं। आपका मार्केट सिचुएशन, मतलब आप जहां अपना प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचना चाहते हो, तो उसमें मार्केट में क्या प्राइस सेंसिटिविटी कितना है, मार्केट में मैच्योरिटी कितना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना है। आपको ये सब वर्ड सुन के इकोनॉमिक्स वाला ख्याल नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ ये सर। मार्केट और प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योरिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सब सुन के आपको इकोनॉमिक्स जैसे फीलिंग नहीं आ रहा है जो हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में चर्चा करते हैं? एग्जैक्टली। Yes. इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज में क्या है, वन हु एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर। मतलब प्रोडक्ट आप बना तो लोगे, ठीक है, एक जन मैन्युफैक्चर करता है और दूसरा उसको मार्केट करता है। तो आपके अंदर, जैसे आज के डेट में मैं आपको एक चीज बता दूं, एज ए प्रोफेशनल एक CS या CMA का एक प्रॉब्लम बता दूं आपको। इनके पास नॉलेज तो बहुत होता है, जो भी सब्जेक्ट ये ले पढ़ता है ना, नॉलेज ये बहुत गैदर करता है, बट अपना नॉलेज का ना मार्केट नहीं कर पाता। सब कोई, कुछ कुछ लोग कर पाते हैं जो बिग फार्म बना लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम का ही प्रॉब्लम है कि वो नॉलेज तो मैन्युफैक्चर कर लिया, बट मार्केटिंग नहीं हो पाता इसका। मतलब और लोगों के पास पहुंचना, इसके लिए मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोगों के साथ कनेक्ट होना, आपका नॉलेज इंटरमीडिएट के थ्रू से लोगों के साथ कनेक्ट होना। उसके लिए आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर लो या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफलाइन मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ, मतलब एक दूसरे के मुंह मुंह में लोगों के पास पहुंचना, ये बहुत जरूरी होता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाने का। जैसे मैं एज ए टीचर हमेशा कोशिश करता हूँ कि और स्टूडेंट के पास मुझे पहुंचना चाहिए, बट उसके लिए मेरा मेरा एंड मैम का पढ़ाना सबको समझ में आ जाना चाहिए, हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सबको विश्वास होना चाहिए, तो जाके वर्ड ऑफ माउथ में ये बात फैलेगा। ओके, और उसके बाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है जिसके थ्रू से हम लोग मार्केट कर सकते हैं। तो ये जितना उमदा कर पाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली मनी मैटर करता है, लेकिन ये सब टाइम टू टाइम होगा। तो एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे आप एक टीचर हो, एक कोचिंग सेंटर चलाते हो, चाहे आप एक लॉ फार्म चलाते हो, चाहे एक चार्टर्ड फार्म चलाओ, चाहे एक कॉस्ट फार्म चलाओ, चाहे एक CS फार्म चलाओ, या फिर एक सिंपल सा बिजनेसमैन हो लाइक गूगल चलाओ या फेसबुक चलाओ, सबके लिए एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबके लिए। ठीक है, इंटरमीडिएरी, वन हु एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर। बात समझ में आ रहा है सर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक बेसिक मैटर है सर, आपको ध्यान देना चाहिए। कॉम्पिटिटर, मार्केट में सभी ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटर होता है, गूगल का भी कॉम्पिटिटर है। ठीक है, गूगल का कॉम्पिटिटर है, आपको गूगल का कॉम्पिटिटर भी दिखेगा, आपको
फेसबुक का भी कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो अदर एसेंशियल, जैसे अभी आजकल व्हाट्सएप का एक कॉम्पिटिटर आ चुका है मार्केट में, क्या है, इंडियन कंपनी आया है सर, टेलीग्राम, है ना, Yes, sir. टेलीग्राम, ये व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर आ गया। तो अदर एंटिटीज दैट कॉम्पीट फॉर रिसोर्स एज वेल एज मार्केट, तो वो भी देखना चाहिए। सप्लायर्स, मार्केट में जिससे लेके आप बिजनेस को बढ़ाओगे, सप्लायर्स विद देयर बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करता है, ठीक है। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आप स्टील बनाते हो, क्या बनाते हो, स्टील, तो आपका स्टील प्रोडक्शन में क्या जरूरी है, आयरन ओर जरूरी है, आयरन ओर, कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा का जो सप्लायर है वो कितना दाम पे आपको कच्चा लोहा दे रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका स्टील का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। मार्केट में कौन सा स्टील क्या दाम पे है और क्या क्वालिटी है, मार्केट में कुछ स्टील कंपनी का नाम मैं लिखता हूँ, टाटा स्टील, सेल, सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, श्याम स्टील, कैप्टन टीएमटी बार, नाम तो सुने होंगे सर ये सब कंपनी का। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एक मेरा एक फ्रेंड है श्याम स्टील में काम करता है, टाटा स्टील, सेल, श्याम स्टील, कैप्टन टीएमटी, ये अलग अलग स्टील कंपनी है। लेकिन ये इसका स्टील का क्या क्वालिटी और क्या कॉस्ट, वो डिपेंड करता है उसका सप्लायर कौन है, बहुत वाइटल है। तो आप जब भी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करना चाहोगे, तो हमेशा सोचना कि आपका सप्लायर कौन है, क्योंकि उस पर आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है सर, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। आप एक चीज समझ रहे हो, अकाउंटेंसी एक तरफ, अगर आप सोच पा रहे हो, अकाउंटेंसी एक तरफ, इकोनॉमिक्स एक तरफ, मैथ्स एक तरफ, हाँ, लेकिन ये जो लॉ भी एक तरफ, लेकिन ये बिजनेस, कॉमर्शियल नॉलेज है, एनवायरनमेंट जो भी सब्जेक्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये सब्जेक्ट एक तरफ, ये सारा का सारा सब्जेक्ट मेनली कंपनी का जो मैनेजमेंट पैटर्न में काम करता है। लेकिन जिसके पास इसका नॉलेज कम होगा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉमर्शियल नॉलेज का, आपको नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि जिसके पास ये वाला सब्जेक्ट का नॉलेज कम है ना, वो ये सब सारा का सारा मैटर का यूज ही नहीं कर पाएगा। व्हाट डू यू फील, ये मेरा कहना है कि हो सकता है आपको बहुत अच्छा अकाउंट्स आता है, आप बहुत अच्छा बैलेंस शीट टैली करते हो, आप बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स समझ देते हो, आप बहुत अच्छा मैथ्स के साथ एनालिटिकल पावर है आपके अंदर, आप बहुत अच्छा लीगल मैटर समझते हो, लेकिन आपके अंदर अगर बिजनेस का ही नॉलेज कम है, तो आप इसका यूज कहाँ करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी। मैं इन सब सब्जेक्ट को छोटा Yes, तो sir. नहीं कर सकता, ये सब बहुत ही हेल्दी सब्जेक्ट है, हम लोग सब कोई इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे दौड़ते हैं, और सारा दिन पढ़ते भी हैं, बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं। इवन एज ए टीचर हम लोग भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अकाउंट्स में, इको में, मैथ्स में, लॉ में। लेकिन ये सब्जेक्ट ना, उतना फोकस तो कोई नहीं करना चाहता, बट ये जनरल नॉलेज है सर, दिस इज अ जनरल नॉलेज, जीके है। जिसका साधारण ज्ञान कम है, वो उसका बहुत मुश्किल, ठीक है। बोलता है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है सर, हर क्लास में बोलते हो सर, ये मैं किसी से सीखा इसलिए बोलता हूँ। ओके, तो मैक्रो एनवायरनमेंट आपको, माइक्रो एनवायरनमेंट आपको फुल्ली क्लियर है सर, थैंक यू। और एक पॉइंट पढ़ के आज मैं आपको छोड़ूंगा, आज ना छोड़ेंगे, दम दमादम। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में आपको बिजनेसमैन के हिसाब से क्या सोचना चाहिए, एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फर्म, एज ए प्रोफेशनल, आपको देखना चाहिए कि सर आप जहाँ बिजनेस करते हो, वहाँ का डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा है। ऐसा डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एज पर एरिया होता है, एज पर एरिया, आपके एरिया पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा दाम पे बिकेगा, ठीक है सर। कैसा, थोड़ा एग्जांपल के साथ, जस्ट मिनट, एक डेमो दे देता हूँ, लाइव डेमो। सर क्या हर बात में लाइव डेमो डेमो डेमो, जस्ट मिनट। देखो सर ध्यान से मेरा मैप देखो, मैं आपको यहाँ पर तीन चीज दिखाऊंगा, तीन एरिया दिखाऊंगा। तीनों एरिया में आपका बिजनेस प्रोडक्ट जो है ना, तीनों एरिया में अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको सेल करना पड़ेगा। आप सारा का सारा जगह के लिए सेम मैटर यूज नहीं कर सकते। क्या आप बोल रहे हो सर, हाँ सर। देखो, एक मैं आपको दिखाऊंगा रिच एरिया, रिच एरिया कौन सा है सर, दिस एरिया, ये सॉल्ट लेक है सर, दिस इज सॉल्ट लेक। एक एरिया दिखा रहा है सर, ये आपको दी इकोनॉमिया दिख रहा है,
हेलो, है सर। सर ये इकोनॉमी ये इकोनॉमी में मेरा मेरा फ्रेंड का, वो जो मैं बोल रहा था ना आपको, न्यू टाउन में जिसका बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसी का है ये वो इकोनॉमी है। ये नाम मैंने ही चूज किया था सर। अच्छा लग रहा है, गूगल शो कर रहा है इसको। ये नाम मैंने दिया था। इकोनॉमिया किस वर्ड से आया सर? इकोनॉमिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमिक्स, है ना? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिया से आया ना, जिसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर ये नाम मैंने ही दिया था। उसने बड़ा मजे से लिया था नाम और रखा, अपना शॉप का नाम दिया इकोनॉमिया। अभी उसका 2-2 3-3 वाटर प्लांट है और ग्रोसरी मैनेजमेंट है सर। रिसेंटली आईएसओ आईएसआई सब रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया उसका। ओके सर, कहने का मतलब छोड़ो ये सब अलग बात। ये एरिया है केस्टोपुर एरिया। ये मिडिल क्लास एरिया है। दिस इज अ रिच एरिया, दिस इज मिडिल क्लास एरिया। यहाँ पर एक एरिया है, ये एरिया दिख रहा है, काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। ये एरिया का नाम है जगतपुर। निकिता तू तो जानता होगा, क्योंकि हाँ सर। হয়ে গেছে 5 মিনিট। हेलो हाँ सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। अच्छा, अभी फास्ट खत्म करेंगे। मेरे यहाँ पर अभी वो लोड शेडिंग हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। 22, 24, 27, 29 बंद रहेगा करंट। वो भी 11 बजे से लेके 6 बजे तक। पता नहीं आज शाम का क्लास क्या होगा। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। अगर क्लास नहीं हो पाएगा तो फिर रिकॉर्डिंग वगैरह का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है, या फिर बाद में बैकअप देंगे। लेकिन अभी करंट नहीं है, लोड शेडिंग हो गया। ठीक है, मैं जो कंप्लीट कर रहा था उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं? ना सर। जस्ट अ मिनट, फटाफट सुन लो। हाँ, क्योंकि लैपटॉप में भी चार्ज करीब खत्म हो गया है। ओके, दिखा? अभी दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेनली मैं बात कर रहा था, पॉइंट कुछ ऐसा था ना कि एक शॉर्टली मैं डेमोग्राफी का बात कर रहा था। तो आपको जब मैक्रो एनवायरनमेंट चूज करना है तो आपको डेमोग्राफिक का ध्यान देना चाहिए कि आप जिस एरिया में बिजनेस करना चाहते हो, सिर्फ पॉपुलेशन साइज देखने से ही नहीं होगा। आपका वहाँ का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कैसा है वो भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि
लो कॉस्ट प्रोडक्ट है तो नहीं सेल करना चाहिए, अपना अपना हिसाब से आप सेल कर सकते हो। तो जैसे ही आप सेल करोगे तो आपको एरिया भी ऐसे चूज करना चाहिए, एरिया वाइज भी बिजनेस होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, दिस इज अ सॉल्ट लेक एरिया, ये केस्टूपुर मिडिल क्लास एरिया, ये थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास एरिया, ठीक है, थोड़ा बस्ती टाइप में है। तो सभी एरिया के लिए ना अपना अपना बिजनेस होता है। तो एज ए बिजनेसमैन आपको ये मैक्रो एनवायरनमेंट का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। This comes under the macro environment. There is a lake town Bangalore area, little bit higher middle class area, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तो एरिया का आइडिया होना भी जरूरी है सर बिजनेस करने के लिए, आपको समझ आ रहा है ना। अगर आपको एरिया का आइडिया नहीं है तो आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जो भी हो, पॉलिटिकल फैक्टर है ना, जनरल पॉलिटिक्स एंड लीगल मैटर, ठीक है, लीगल लॉज। कोई भी बिजनेस करने के लिए जनरल पॉलिटिकल मैटर, लीगल मैटर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम क्या है, सर ये सब मैटर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। सोशल में ट्रेडिशनल बिलीव्स, कल्चर। टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड चेंजेस इन पॉलिसीज एंड अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट, सरकार का क्या अप्रोच है, बहुत वाइटल है सर, ठीक है। ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट में बाकी पार्ट है ना सर, इसमें एकदम डिटेल्स बातें करना चाहिए हमें, ठीक है। मैं इतना हड़बड़ करके खत्म नहीं करना चाहता, मैं बस आपको अभी इतना बोलूंगा कि आप घर पे एक बार रीड कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं एनालाइज करके बताऊंगा आपको कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। लीगल में इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द न्यू लॉज लाइक जीएसटी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम लोग रेरा एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंड ग्लोबल, वो दुनिया भर में क्या चल रहा है, चेंजेस इन द वर्ल्ड लेवल पॉलिटिकल क्लाइमेट एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए। नेक्स्ट दिन इसका एनालाइज बताऊंगा सर, मैक्रो एनवायरनमेंट का एनालिसिस नेक्स्ट दिन होगा। आई होप कि आज का क्लास आप लोग इतना देर तक एंजॉय किए हो। दो बार थोड़ा इंटरप्शन हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम हुआ होगा अंडरस्टैंड करने में। ओके Yes, sir. हाँ सर। तो घर में एक बार पूरा गो थ्रू करो, ठीक है।